नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर अपने चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से अ, मैं पुनः उपस्थित हूं। और मैं आपके बीच में इसलिए उपस्थित हूं कि दोस्तों हमारे वहां कल फेस टू फेस जो टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपके बीच में उपलब्ध हूं, ताकि हम आपको उस टेस्ट का सलूशन दे सकें, उस टेस्ट का आंसर आप जान सकें। और निश्चित तौर पर इस टेस्ट का आंसर आप जानेंगे, डिटेल फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर से करिएगा। तो दोस्तों, हम इसको शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले क्वेश्चन के रूप में हमने दिया है मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। दोस्तों, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, ये जो हमने क्वेश्चन है उसका आंसर आपको दे रहा हूँ। उसका आंसर का ट्रिक पहला होगा, पहला जो अमेरिका है वो मूल अधिकार उस देश से लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन अमेरिका सही होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, ये घटना है श्री मनमोहन सिंह जी जब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उस दौरान 2005 में एक बिल पास किए थे, महिलाओं के हित के लिए बिल पास किए थे। वो बिल 2005 में पास हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, आयोग कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये घटना है फ्रांस से। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में। उस समय फ्रांस के शासक लुई 16वां थे और लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। वहाँ की जनता ने अधिकारों के लिए फांसी पर चढ़ाया था और ऐसा घटना दुनिया में पहली बार घटित हुआ था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। और ये घटना है हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की, जिसमें कहा जा रहा है कि किस अधिवेशन में मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो दोस्तों, वो कराची अधिवेशन था और इस दौरान मूल अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मूल अधिकार में आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों, कर सकता है राष्ट्रपति, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 359। दोस्तों, ये सी नंबर का आंसर है और ये क्वेश्चन आपका सही है। फिर हम 6वें क्वेश्चन में देख रहे हैं, मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। दोस्तों, मूल संविधान हमारा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे एक मूल अधिकारों को, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते थे, उसे हटा दिया गया और इस समय हमारे संविधान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन मूल संविधान की बात पूछा है तो हमारा 7 होगा और ए नंबर जो आंसर है वो सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, वो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। दोस्तों, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह जो है कि भारतीय संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संपत्ति का अधिकार जो है ये दोस्तों, संपत्ति का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 300 क में है। ये ऑप्शन डी सही है। जैसा कि आप सबको मालूम है या आप पढ़े भी होंगे हमारे क्लास में कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो संपत्ति के इस अधिकार को 300 क में शामिल किया गया है। 9वां क्वेश्चन कहता है, कुल 5 अनुच्छेद वाला मूल अधिकार है। दोस्तों, कुल 5 अनुच्छेद कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसमें कुल 5 अनुच्छेद है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 को उल्लेखित करता है, उसमें 5 अनुच्छेदों को समाहित किया गया है। तो हम अनुच्छेद बी को ही
आंसर के रूप में देख पा रहे हैं। फिर हम 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो काफ़ी आसान ऑप्शन है और इस ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है 1978, ये आपका आंसर सही है। और इसी वर्ष हम लोग 44वां संविधान संशोधन किए थे, जो अपने देश के संवैधानिक इतिहास में एक बड़ा ही माना जाएगा। हालांकि 42वां से छोटा है, पर फिर भी हम इसको बहुत बड़ा संविधान संशोधन मानते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 340 है जो हमारे संविधान का हिस्सा है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केशवानंद भारती केस से संबंधित है। मतलब इसका राइटिंग होना चाहिए, केशवानंद भारती केस किससे से संबंधित है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं एक लिखा हुआ है कि कर की वृद्धि से, भूखमरी से, मूल अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम सी नंबर का सही आंसर है, और सी नंबर का सही आंसर ये है कि मूल अधिकार से संबंधित है केशवानंद भारती बनाम। ये काफ़ी बड़ा एक केस था दोस्तों, और इस केस के द्वारा बहुत सारे समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला गया। तो अनुच्छेद जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर है सी। दोस्तों, हम 13 नंबर के क्वेश्चन पहुंचते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, हम जैसा कि पता है आपको, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है, और अनुच्छेद 17 आपके मौलिक अधिकार का हिस्सा है जो संविधान के साथ मिला हुआ था। लेकिन इसे अपराध अधिनियम के अंतर्गत ढालने का कार्य 1955 में किया गया, और 1955 में एक अधिनियम पारित करके इसे अपराध घोषित किया गया। दोस्तों, एक संशोधन हुआ था इसमें 1976 के इर्द गिर्द में, जब एक फिल्म आई थी माझी द माउंटेन मैन। तो उसमें एक फिल्म गाना था सब बराबर सब बराबर। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इस अधिनियम को और तगड़ा करते हुए छुआछूत को काफ़ी बेहतर कानून में परिवर्तित किया था, और उसी लिए एक वर्ग जो छुआछूत से परेशान रहता था वो काफ़ी खुश होकर इस गाने को गा रहा है। जरूर से उस फिल्म को देखिएगा, काफ़ी इम्प्रेसिव फिल्म है दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 14वां जो क्वेश्चन है वो मूल संविधान में क्या सत्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है मूल संविधान में क्या सत्य है। दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रहा है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 3 भाग, ये गलत है। दूसरा है 395 अनुच्छेद 7 अनुसूची और 22 भाग, ये भी गलत है। तीसरा है सी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची और 22 भाग। दोस्तों, 12 अनुसूची ये बाद में जुड़ा हुआ है, इसलिए गलत हो जा रहा है। चौथा ऑप्शन हम देख रहे हैं दोस्तों कि 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग। तो इस नाते अगर हम सी को सही मानते तो वर्तमान संविधान का ऑप्शन सही होता, लेकिन हमें मूल संविधान के संदर्भ में आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हमारा आंसर होगा डी। तो दोस्तों, इस डी को हम टिक कर लेते हैं। फिर हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री इस समय हमारे भारत के श्री राजनाथ सिंह जी हैं, और काफ़ी दिन से रक्षा मंत्रालय उनके जिम्मे है, तो हमारा ए नंबर सही है। फिर हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। किस नेता ने अभी हाल ही में जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया था। दोस्तों, यह एक भारत का एक सुप्रसिद्ध नारा है, जिसे सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के साथ इस नारे को दिया था। फिर उसमें 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान शब्द जोड़ दिया। इस तरह से जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसमें पूछा गया, जय अनुसंधान जोड़कर पूछा गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया। तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किले से अभिभाषण करते हुए इस नारे को बुलंद किया था। और दोस्तों, ये ऑप्शन जो है कि नरेंद्र मोदी जी वाला सही होगा, और ऑप्शन सी सही है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन को। तो वर्ष 2019 में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। वह स्थान कौन सा था। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पुलवामा है, और पुलवामा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। वहाँ एक दुखद घटना घटी थी, जिसके वजह से एक हमारे सीआरपीएफ के कुछ जवान और शहीद हुए थे। हम उनके प्रति काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। तो वो ऑप्शन जो है डी सही है दोस्तों।
18वें नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, यह आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों ये 2021 का G20 सम्मेलन था जो इटली के रोम में हुआ था दोस्तों। लेकिन इसमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और जापान जैसे ऑप्शंस हैं, इटली का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही होगा। उसके बाद दोस्तों हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस फिल्म को स्टेट में मतलब राज्य में GST से मुक्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि एक फिल्म आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री कर दिया था, लोगों के बीच में पॉपुलर करने के लिए टैक्स फ्री किया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य को फिल्म पर टैक्स लगाने का अधिकार है। अप्रत्यक्ष कर मनोरंजन कर के रूप में लगाती है राज्य सरकारें और उन्हें माफ़ भी करने का अधिकार है। तो उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था। फिर हम 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ, जिसमें कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं शामिल की गई थीं? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और उस कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन में 20 खेल और 280 प्रतिस्पर्धा शामिल थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत इसमें सिर्फ 16 खेलों में ही भाग लिया था, लेकिन कुल 20 खेल खेले गए थे और 280 प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ था। हाल ही में संपन्न 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने गोल्ड जीते थे? दोस्तों इस प्रश्न को जरूर ध्यान से देखिएगा कि गोल्ड जीतने की बात हुई थी और ये आप देख पा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक पदक जीता था, लेकिन इसमें सिर्फ गोल्ड जीतने की बात की गई है। तो 67 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर था। इसमें दोस्तों भारत चौथे नंबर पर रहा था 22 गोल्ड के साथ। और इस तरह से हम 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम में निकहत जरीन ने गोल्ड जीता, वह किस खेल से संबंधित है? ये काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस समय देश के लिए, देश की तरफ से और हमारे GS पॉइंट परिवार तरफ से इनको हार्दिक शुभकामना। ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं और बॉक्सिंग से इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था कॉमनवेल्थ में। अब हम 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के किस भाग में भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था? दोस्तों पाकिस्तान का वह भाग बालाकोट है जो पाकिस्तान के POK स्थित बाल्टिन की तरफ है। वो तिकरिक बताया जाता है, मतलब पाकिस्तान का POK का हिस्सा है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि 5 से लेकर 17 के बीच में हमारे जो सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले लोग थे वो सामान्यतः उदारवादी धर्रे से थे। तो इस तरह से क्वेश्चन 24 का ए सही है। फिर 25वें क्वेश्चन अंतर बढ़ रहे हैं। लॉर्ड कर्जन के शासन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था क्या था? कहने का सेंस ये है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सी मूर्खतापूर्ण कार्य की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन भारत में सर्वाधिक चर्चित हुआ था तो बंगाल विभाजन को लेकर हुआ था और इसमें 1905 का जो चौथा ऑप्शन है D ऑप्शन, बंगाल विभाजन का आंसर सही होगा। फिर 26वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर ये भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछता, सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट होती, लेकिन इसमें पूछा गया है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो है दोस्तों सरोजनी नायडू। फिर 27वां क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 में जैसा कि आपको पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन देश के वायसराय थे। 28वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था?
तो यह कहा गया शब्द है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे के साथ देश की आज़ादी को और ज़्यादा बुलंद किया था, नौजवानों को और प्रोत्साहित किया था, जिसके वजह से यह चर्चित उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट आप 29वां क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू की गई थी उसका नाम है केसरी, और काफ़ी चर्चित पत्रिका थी, और ये बी नंबर सही है। दोस्तों 30वां क्वेश्चन कह रहा है शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो दोस्तों शेर ए पंजाब जो है कि लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। लाला लाजपत राय जी काफ़ी बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पंजाब से जुड़ते थे, तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई थी। 31वां क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? दोस्तों आपको जब भी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर क्वेश्चन पर नज़र रखते हुए पढ़ाया जाता है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई चैप्टर ना छूट जाए। इसको लेकर मैं पिछले दिनों ज़रूर से आप लोगों को पढ़ाया हूँ। फिलहाल उन्हीं क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास हुआ है जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, उसके आंसर दे सकें। तो 31वां का आंसर होगा कि कौन सी घटना 2012 से ऐतिहासिक रूप में जुड़ती है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी की मृत्यु, जो बेहद गलत है, सही नहीं है, और बी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसलिए भी गलत है। तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, दोस्तों ये सी नंबर का क्वेश्चन 31वां का सही हो रहा है। फिर 32वें की तरफ बढ़ रहे हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। 1911 के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में ये हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है, इन्हीं के शासनकाल में भारत की राजधानी बदली गई थी, कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। फिर 33वां क्वेश्चन कह रहा है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? दोस्तों वही मैं शेर पंजाब जो बात कर रहा था कि, और ये भी बता रहा था कि लाला लाजपत राय पंजाब से जुड़े हुए थे, उन्हीं को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो ये लाला लाजपत राय, डी नंबर सही होगा। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन पहली बार जो हुआ था 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष पद को लेकर एक विरोधाभास था, जिसको लेकर गरम दल कांग्रेस से अलग होने का निश्चय किया। वो घटना थी 1907 में। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक जी को है। जैसा कि आपको मालूम होगा गणपति उत्सव या शिवाजी उत्सव को प्रारंभ कराने का कार्य बाल गंगाधर तिलक जी किए थे, और इसके द्वारा भारत की राष्ट्रीयता को और प्रबल करने का कार्य किए थे, मराठियों को जोड़ने का कार्य किए थे, और राष्ट्र में एक राष्ट्रवादी सोच विकसित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था। तो बी नंबर सही है। फिर 36वां का देखें, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों 36वां कह रहा है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय माल को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, और भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के विरोध में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 36वां नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और एक और आंदोलन खिलाफत आंदोलन जो है वह भी जो है कि बंगाल विभाजन के ही विरोध में शुरू हुआ था। तो इस तरह से ए नंबर का आंसर सही है। फिर हम 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कि जब बंगाल में विभाजन हुआ था तो उस विभाजन के विरोध में जो विद्रोह चल रहा था उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने किया था, जो खुद बंगाल से जुड़े हुए थे। 38वां क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। ये दोस्तों उद्देश्य पूछने का प्रयास कर रहा है। तो पहला हम ऑप्शन देख पा रहे हैं, बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन कह रहा है बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। तीसरा कह रहा है बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, और उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों एग्जैक्ट अगर हम आंसर देखें तो सिर्फ इसमें सी सही हो रहा है,
जो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद बंगाल में जो बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद था उसको कुचलने और दबाने का कार्य अंग्रेजों ने किया था, और इसीलिए बंग भंग को जोर जबरदस्ती से किया गया था, जो भारत के लिए बेहद दुखदायी था। फिर 39वां क्वेश्चन हम कह सकते हैं, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। दोस्तों, संघर्ष और मतभेद का 1907 में जो मूल कारण था वह था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। तो दोस्तों, पहले ही मैं बताया कि 1907 में उदारवादी और उग्रवादी दोनों लोग अपने गुट से अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और इसी को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस का इसी विवाद की वजह से विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन है। 40वां कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट हमारा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये एक सिद्धांत है जिसका समर्थन और ना समर्थन की बात है, जिसमें निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक की बात पूछ रहा है, अर्थात समर्थक की बात पूछ रहा है, तो गांधी जी का आंसर सही होगा। 42वां है, बंगाल विभाजन हुआ था। फिर वही क्वेश्चन कई बार जो है कि अलग अलग तरीके से रिपीटेड हो रहे हैं। आपको जानने का एक अवसर मिल रहा है कि किसी तरह के क्वेश्चन को कितने तरह से पूछे जा सकते हैं। तो कह रहा है बंगाल विभाजन हुआ था और इसका डेट एग्जैक्ट पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये इसका डेट है 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। तो दोस्तों, इसमें अरविंद घोष जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, जी.के. गोखले साहब हैं, एस.एन. बनर्जी हैं। तो बाकी जो 3 हैं, ए आंसर सही है। बाकी 3 जो हैं नरम दल के हैं, और अरविंद घोष जी गरम दल के नेता थे। 44वां है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य था वो मिला था दादा भाई नौरोजी जी को। और दादा भाई नौरोजी जैसा कि एक वयोवृद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, संस्थापकों में से एक रहे हैं, और कई बार इन्हें अध्यक्षता करने का मौका भी मिला है। ऑप्शन 44वां का डी सही है। 45वां कह रहा है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो दोस्तों, उग्रपंथी नहीं था मीन्स कह रहा है कि उग्रवादी नेता नहीं थे, गरम दल के नेता नहीं थे, अर्थात नरम दल के नेता के बारे में पूछ रहा है। तो हम डी को जो है कि नरम दल के नेता के रूप में जान रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह गरम दल के नेता थे। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। हाँ जी दोस्तों, ये प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर उनको जेल हुई थी। उनकी एक पत्रिका को उस पत्रिका में विशेष लेख था, राष्ट्रवाद के हितों को बढ़ावा देने वाला लेख था, जिसको लेकर बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी 1908 में, और 6 वर्षों की कठोर सजा हुई थी। 14 में वो बाहर हुए थे, मांडले जेल में उन्हें बंद किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हम जो है कि 46वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब 47वें क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो दोस्तों, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। यह जो है कि ऐतिहासिक एक पल था, जो मैं बता दूं कि इसका आंसर तो 1912 है, लेकिन इससे संबंध जोड़ते हुए आपको बता दूं कि बंगाल एक बहुत विशाल भारत का राज्य था। इसमें से बिहार, उड़ीसा इत्यादि अलग हुए, असम अलग हुआ, लेकिन बिहार 1912 में अलग हुआ था। और इसे याद करने के लिए यह विशेष ध्यान रखना होगा कि 1912 में ही बंगाल में जो राजधानी थी भारत की, कोलकाता, उस कोलकाता को भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। वो भी घटना 1912 की है, और बिहार का बनना भी 1912 का है। बिहार से संबंधित स्टूडेंटों के लिए काफ़ी लाभदायक है, उनके राज्य के स्थापना वर्ष के रूप में उन्हें जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो अनुनय, विनय, याचिका, विनती इत्यादि जो है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहने का कार्य दोस्तों किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की नीतियों के विरोध लगातार कर रहे थे। उनका ये मानना था कि कांग्रेस जिस नीति को लेकर आज़ादी चाहती है वो एकदम संभव नहीं है। कभी भी आज़ादी विनती से, याचना से, भीख मांगकर नहीं प्राप्त की जा सकती है। हमें लड़ना होगा, हमें समर्पित करना होगा अपने आप को, हमें भिड़ना होगा। और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की इस नरम नीति का घोर विरोधी थे। 49वां क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो दोस्तों वंदे मातरम एक भारत का चर्चित गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे लिखने का कार्य बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और यह गीत सबसे ज़्यादा चर्चा इकट्ठा किया था तब जब बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन में इस गीत को खूब जो है कि ऊंचाई मिली थी। ये गीत काफ़ी युवाओं के लिए उनकी जुबान पर गाया जाने वाला गीत रहा था, काफ़ी चर्चित हुआ था। 50वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारतीय को और भारत के अशांति के जनक के रूप में ये निश्चित तौर पर बात बता रहा है कि कोई भारतीय नहीं कहा होगा और इसे किसी विदेशी द्वारा कही गई स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो इस नाते हालांकि बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है भारतीय अशांति के जनक, लेकिन जैसा कि मैं बताया हूँ कोई भारतीय नहीं कह सकता है। तो वैलेंटाइन सीरो ने इस जो कांग्रेस था उसने बाल गंगाधर तिलक के संबंध में इस तरह की बातें किया था। फिर हम 51 क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमको लग रही है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। इसमें दिया गया है कि लाल, बाल, पाल में से कौन अध्यक्ष नहीं था। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर ये होता कि लाल, बाल, पाल में से कौन अध्यक्ष है या था तो आंसर सही होता आपका लाला लाजपत राय का, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी कभी आजीवन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं रहे। सिर्फ इसमें लाला लाजपत राय जी ही हैं जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में अध्यक्षता किए थे और वही एकमात्र इस गरम दल के नेताओं में ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। फिर 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों गीता रहस्य एक बहुत चर्चित किताब है और इसको लिखने का कार्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक यह किताब तब लिखा था जब वो जेल में, मांडले जेल में अपना कैदी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस कैदी जीवन के दौरान ही भारत की आज़ादी को बुलंद करने के लिए, आज़ादी के मतवालों को एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए उन्होंने इस गीत की रचना की थी। इस गीत से भारी मात्रा में युवाओं को ऊर्जा प्राप्त हुई और भारत की आज़ादी के लिए घर से निकल पड़े। तो इस तरह से गीता रहस्य नामक रचना जो है बाल गंगाधर तिलक की है और मांडले जेल से लिखी गई पुस्तक है। फिर हम 53 नंबर का क्वेश्चन देख लें दोस्तों। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो दोस्तों यह कांग्रेस एक तरह से की जो नीति थी, जो नरम नीति कही जाती थी, याचना की नीति कही जाती थी, विनती की नीति कही जाती थी, इसका अंत तब हुआ जब महात्मा गांधी जी देश में स्वतंत्रता का नेतृत्व करना शुरू कर दिए। तो महात्मा गांधी जब देश में आए, देश की स्वतंत्रता का नेतृत्व अपने हाथों में लिया, तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति को सक्रिय नीति माना गया, कार्यरत नीति माना गया। जो है कि महात्मा गांधी भले ही अहिंसक रूप में आंदोलन चला रहे थे, लेकिन वह परिणाम चाहते थे। वह अपने नीतियों के अनुरूप देश की आज़ादी में बड़ा योगदान चाहते थे, लोगों को एक साथ जोड़कर और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बार बार प्रेरित करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 53 का आंसर डी होगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरत की कुट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो दोस्तों कांग्रेस जो 1907 के बाद आई थी, वो मैं आपको बता दूं कि नरम दल वालों के हाथ में चली गई थी।
दोस्तों 1907 में गरम दल लोग कांग्रेस से अलग हो गए और अब कांग्रेस नरम दल के हाथों में चली गई। ये 1907 की घटना है, सूरत अधिवेशन के बाद ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन जो है कि बी वाला सही है। फिर अंतिम और 55वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता था, अगर ये क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा और मिस्टेक्स नहीं नज़र आता इसमें। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, ये बंगाल विभाजन लागू होने के दिन पर भारत में उस समय राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन सर्वाधिक इसका प्रभाव बंगाल में देखने को मिला था। बंगाल के लोग इसे राष्ट्रीय शोक के रूप में मना रहे थे। देश के लिए बेहद दुखदाई था, जहां जो राज्य काफ़ी समृद्धि की तरफ बढ़ रहा था, अकारण उसे विभाजित कर दिया गया। लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों हमारा जो टेस्ट पेपर था उसका समापन हो रहा है 55 क्वेश्चन के साथ। कि टेस्ट कैसा लगा, टेस्ट में कैसी क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन आप चाहते हैं और जो है कि क्या बदलाव चाहते हैं, हम आपका कमेंट के द्वारा ज़रूर से उम्मीद करेंगे कि आप हमको बताएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।